हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मी प्रिया एंड वेलकम टू द डेली न्यूज़ एनालिसिस। तो स्टार्ट करते हैं हमारी न्यूज़ एनालिसिस को। सबसे पहले जो हमारा न्यूज़ आर्टिकल है दैट इज सस्टेनेबल यूज़ ऑफ वाइल्ड स्पीशीज़ कैन मीट नीड्स ऑफ बिलियंस। नाउ IPBES की रिपोर्ट आई है। IPBES की बात करते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका ऑर्गेनाइजेशन है। ये आपका बार बार न्यूज़ में आ चुका है। इसके पहले आई थिंक मुझे भी याद नहीं आ रहा है क्यों न्यूज़ में था, बट इट हैज़ बीन इन द न्यूज़, है ना। इंडियन एक्सप्रेस एंड द हिंदू में मैंने इसको पढ़ा है। तो इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म की बात करते हैं, बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज, ये आपका IPBES है। ये है क्या, आपका एक इंडिपेंडेंट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। ठीक, इंडिपेंडेंट है यानी पूरी तरीके से स्वतंत्र रूप से काम करता है। इंटर गवर्नमेंटल है, गवर्नमेंट के बीच में काम करता है। जो पनामा सिटी में क्या की गई थी, एस्टेब्लिश की गई थी। ठीक है, पनामा पेपर लीक्स यू ऑल हैव हर्ड, तो उसी सिटी में इसको एस्टेब्लिश किया गया था 2012 में। प्रेजेंट टाइम की बात करते हैं तो 139 मेंबर गवर्नमेंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, जो बेसिकली डिस्क्राइब किए जाते हैं IPCC फॉर बायोडाइवर्सिटी। इट एम्स टू स्ट्रेंथन द साइंस पॉलिसी इंटरफेस फॉर बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। इसका मेन काम क्या है कि जो साइंस का एंड पॉलिसी का इंटरफेस है, यानी साइंस को बेसिकली रेगुलेट करने के लिए। अब साइंस में आपकी बायोडाइवर्सिटी भी आती है, उससे रिलेटेड जो पॉलिसी है जाके हम बना सकें, इसके इंटरफेस को डेवलप करेंगे ताकि जितनी भी बायोडाइवर्सिटी है, इकोसिस्टम सर्विसेज हैं, उसको हम कंजर्व कर सकें। ठीक है, उसको प्रिजर्व करके रख सकें एंड किसी तरीके से जो भी आपकी बायोडाइवर्सिटी है उसका सस्टेनेबल तरीके से यूज़ कर सकें। ठीक है, सस्टेनेबल SDG गोल सबने सुने हैं। तो व्हाट इज सस्टेनेबल? सस्टेनेबल अगर एज अ वर्ड देखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को इस तरीके से यूज़ करना कि प्रेजेंट जो नीड है उसको वो भी फुलफिल हो जाए एंड आगे आने वाले फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी वो बचा रह जाए। ठीक, सो ये आपको बेसिकली सस्टेनेबल पार्ट देखने को मिल रहा है। लॉन्ग टर्म ह्यूमन वेलबींग आपको देखने को मिल जाएगा। ये यूनाइटेड नेशन की बॉडी नहीं है। इट इज़ इंपॉर्टेंट पार्ट टू नोट डाउन कि ये यूनाइटेड नेशन की बॉडी नहीं है। UNAP एक सेक्रेटरिएट सर्विस प्रोवाइड करता है आपकी IPBES को। ठीक, तो सबसे पहले हमने पढ़ लिया IPBES की 9 रिपोर्ट आपको देखने को मिल रही है। इस रिसेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्या बताया गया है कि जो इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म है बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज में 50,000 वाइल्ड स्पीशीज़ जो हैं वो बेसिक अगर आप देखेंगे नीड्स ऑफ बिलियंस ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड। यानी मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आप कोई भी एक मॉस्किटो भी लेते हैं, एक मच्छर भी लेते हैं, ठीक, तो अगर इसकी पॉपुलेशन पूरी तरीके से एक्सटिंक्ट हो जा रही है तो अल्टीमेटली ह्यूमंस एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। ठीक, तो इसी तरीके से अगर हम ऑल अराउंड द पीपल, बिलियंस ऑफ पीपल्स की बात करते हैं तो जितनी भी वाइल्ड स्पीशीज़ आपको देखने को मिल रही है वो सब इनके लिए रिक्वायरमेंट है। पीपल की बात करते हैं तो लगभग 7,500 जो आपकी स्पीशीज़ है वाइल्ड फिश की, एक्वाटिक इनवर्टिब्रेट्स की 31,000 लगभग आपकी स्पीशीज़ है प्लांट्स की, वाइल्ड प्लांट आपको देखने को मिलते हैं। देन आपके ट्रीज़ होते हैं, फंजाई की स्पीशीज़ होती हैं, टेरेस्ट्रियल इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, आपके एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स की बात करते हैं, ये सारे आपको देखने को मिल जाते हैं। 1 in every 5 people वर्ल्ड वाइड रिलाई ऑन वाइल्ड प्लांट्स। यानी आप अगर 5 इंसानों को काउंट करते हैं, 5 पीपल को काउंट करते हैं, उसमें से एक जो आपका इंसान होता है वो वाइल्ड प्लांट्स पे क्या करता है, रिलाई करता है। चाहे वो एल्गी हो, फंजाई हो, या फिर आप किसी भी तरीके की न्यूट्रिशनल पॉइंट की बात करते हैं, वो किसी भी पॉइंट ऑफ किसी भी वाइल्ड प्लांट से आपको मिल सकता है। वाइल्ड प्लांट, एल्गी, फंजाई की बात करते हैं ट्रेड की, तो फूड, मेडिसिन, हाइजीन, एनर्जी एंड ऑर्नामेंटल यूज इनका क्या है, लगातार बढ़ता चला जा रहा है। ठीक, रिपोर्ट की बात करते हैं तो आपका ह्यूमन 50,000 वाइल्ड स्पीशीज पे रिलाई करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें फूड, एनर्जी, मेडिसिन, मटेरियल एंड बाकी नेसेसिटीज इंक्लूड होती है। नाउ अगर इन स्पीशीज का, वाइल्ड स्पीशीज का हम ओवर एक्सप्लॉयटेशन करते हैं तो ये इनकी बायोडाइवर्सिटी लॉस होने का वन ऑफ द प्राइमरी कॉज है। यानी जो भी आपकी बायोडाइवर्सिटी है वो जो लॉस हो रही है उसका मेन कॉज क्या है, इनका ओवर एक्सप्लॉयटेशन, इनका हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, ये आपका आर्टिकल कवर हो गया है जो इसका स्टैटिक पार्ट था, दैट वी हैव कवर्ड। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, इंडिया सेट टू बीट चाइना इन पॉपुलेशन UN रिपोर्ट। अभी यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट आई है, इन्होंने वार्न किया है कि जो हाई फर्टिलिटी है वो इकोनॉमिक ग्रोथ को चैलेंज कर सकती है। कैसे? अगर हाई फर्टिलिटी रहेगी यानी अगर आप वुमेन की बात करते हैं, जो चाइल्ड होगा उसका नंबर बढ़ेगा, पॉपुलेशन बढ़ेगी एंड अल्टीमेटली अगर आप देखेंगे वैसे भी जॉब की कितनी शॉर्टेज देखने को मिल रही है। हर बेसिकली रिसोर्स की बात करें सबका आपको शॉर्टेज देखने को मिल जाएगा। इंडिया की बात करते हैं तो वर्ल्ड की मोस्ट जो पॉपुलस कंट्री है चाइना, उसको इंडिया सरपास करने वाला है। ठीक है, 2011 का सेंसस हम सबने देखा था, 1.21 बिलियन पीपल आपको देखने को मिल गए थे इंडिया की पॉपुलेशन में डोमेस्टिक सेंसस के अकॉर्डिंग। अब बेसिकली 2021 में ये सेंसस आपका होने वाला था, बट पैंडेमिक की वजह से क्या हो गया, आपका बेसिकली मूव ऑन हो गया है। 2 नवंबर 15 तक की बात करते हैं यानी 2022 में जो इंडिया की वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो कितनी मानी जा रही है, 8 बिलियन हो जाएगी एंड ये 8.5
2.5 2030 तो हो चुकी होगी। वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो अपने स्लोवेस्ट पेस में थी सिंस 1950 एंड 2020 में ये 1% फॉल भी कर चुकी है। यूएन की बात करते हैं तो उनकी एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग ये दिखाया गया है 2021 की जो एवरेज फर्टिलिटी है वर्ल्ड पॉपुलेशन की 2.3 बर्ड्स पर वुमेन देखने को मिल रही है, ठीक है, जो लगभग 5 बर्ड्स थी 1950 में, उससे गिर के ये इतना पॉइंट आ चुका है। तो यहीं पर आपके ये यूएन जो सेक्रेटरी हैं एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने क्या कहा है, दिस इज एन ओकेजन टू सेलिब्रेट अवर डाइवर्सिटी, रिकॉग्नाइज अवर कॉमन ह्यूमैनिटी एंड मार्वेल एट एडवांसमेंट इन हेल्थ दैट हैव एक्सटेंडेड लाइफ स्पैन्स एंड ड्रास्टिकली रिड्यूस मैटरनल एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट। यानी अभी बेसिकली टाइम क्या है, इतना ज़्यादा ही क्यों देखने को मिल रहा है, क्योंकि हमारी जो मैटरनल या चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो चुकी है। इसके साथ इन्होंने एक और बात कही है कि स्टिल अ ग्रोइंग पॉपुलेशन वाज अ रिमाइंडर ऑफ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ग्रोइंग पॉपुलेशन इज अ गुड थिंग, बट ये कहीं ना कहीं हमारी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी को दिखाता है। रिफ्लेक्ट ऑन वेयर वी स्टिल फॉल शॉर्ट ऑफ, यानी अगर हम कमिटमेंट्स की बात करते हैं, किसी भी चीज़ की कमिटमेंट की बात करते हैं, तो वहाँ पर क्या क्या हमारी शॉर्ट कमिंग्स है वो भी आपको देखने को मिलता है, ठीक। सो दिस इज रिगार्डिंग और किसके बारे में, आपके यूएन की रिपोर्ट के बारे में। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। नाउ अमरनाथ लाइक इवेंट्स अनप्रेडिक्टेबल। अभी आपने देखा होगा अमरनाथ में आपको ट्रेजेडी देखने को मिलती है, कोई कह रहा है फ्लैश फ्लड है, कोई कह रहा है क्लाउड ब्रस्ट है। नाउ ये जो फ्लैश फ्लड आपको देखने को मिल रहा है अमरनाथ केव्स के आसपास, इसमें 16 लाइफ्स ऑलरेडी जा चुकी है। ये किसी क्लाउड बर्स्ट की वजह से नहीं हुआ था, बट ये एक तरीके का एक्सट्रीम इवेंट है, क्यों, जिसको हम पहले से फोरकास्ट नहीं कर सकते। इसका मेन रीजन क्या है, ग्लोबल वार्मिंग है। आर दैट इवेंट सच एज दीज आर लाइकली टू बी फ्रिक्वेंट, ये क्या होते चले जा रहे हैं, फ्रिक्वेंट, यानी जैसे जैसे बढ़ता जाएगा टाइम ये और ज़्यादा फ्रिक्वेंटली आएंगे। पहले महीने में एक बार आ रहे थे, फिर 2 बार, इनका फ्रिक्वेंसी बढ़ती चली जाएगी। किसने कहा, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस ने। ये पेरेंट मिनिस्ट्री है जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के लिए काम करती है। अमरनाथ केम की बात करते हैं तो 2.5 से 3 सेंटीमीटर एन आवर आपको उसको देखने को मिल जाता है। दो दैट वाज नॉट सब्सटेंशियल अमाउंट इन द प्लांट्स इन हिली एरियाज, इट कुड मीन अ लार्ज वॉल्यूम, ठीक। अगर आप देखेंगे तो ये आपका बेसिक किसका पार्ट देखने को मिल रहा है, आप मीन्स यही अगर 2.5 या 3 सेंटीमीटर को हम प्लेन्स में इमेजिन करें तो उसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जुलाई की बात करते हैं तो मॉनसून है वो बहुत पार्ट्स ऑफ कंट्री में रिवाइव कर चुका है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड को भी लेके। मॉइस्चर से भरी हुई जो आपकी ईस्टर्ली विंड्स है, रिमेंबर किसी भी विंड का नाम लिखा रहता है तो उसका जो नाम रहता है वो उस पोजीशन, उस डायरेक्शन को शो करता है जहाँ से वो स्टार्ट हो रही हैं। यानी अगर ये ईस्टर्ली विंड्स हैं तो ये कहाँ से स्टार्ट हो रही होंगी, आपकी ईस्ट से स्टार्ट हो रही है। सिमिलर इंडिया में आपका साउथ वेस्ट मानसून आता है, तो अब मुझे क्लियर करने की जरूरत नहीं है, दिस इज इंडिया, ये कहाँ से आता है आपका, यहाँ से आपका आता होगा, यानी साउथ वेस्ट डायरेक्शन से आ रहा है तो दैट इज आपका साउथ वेस्ट मानसून, ठीक। ये पर्टिकुलर आपका वेस्टर्न हिमालयाज के रीजन में गई हैं, उसके बाद ये कोलाइड करती हैं वेस्टर्ली विंड्स के साथ में जो आपके अपर लेवल्स पे क्या करती हैं, फ्लो करती हैं, देन आपका रेनफॉल होता है। हिल्स की बात करती हैं तो क्लाउड्स आपके बहुत ईजिली डिसिपेट नहीं होते एंड ट्रैप हो जाते हैं एक पर्टिकुलर एरिया पे, है ना, ठीक है। यहाँ पर आपका मान लीजिए इतना बड़ा माउंटेन है, यहाँ पर इतना बड़ा माउंटेन है, तो वो क्या हो जाएगा, इसी एरिया के बीच में ट्रैप होके रह जाएगा। इसीलिए यहाँ पर आपको टोरेंशियल शावर्स बहुत ज़्यादा बेसिक अगर आप देखेंगे तो भारी मात्रा में आपको बारिश देखने को मिलती है, मूसलाधार वर्षा जिसको हम कहते हैं। मानसून की बात करते हैं पिछले साल में तो सिमिलर आपको शॉर्ट टॉरेंट्स देखने को मिल गए हैं एंड इसी की वजह से बहुत ज़्यादा डैमेज देखने को मिल जाता है, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्लैश फ्लड्स। अचानक से आया, पर्टिकुलर जो इलाके होते हैं वो भर जाते हैं, दैट कॉजेज फ्लैश फ्लड्स। नाउ पीएम अनवील्स नेशनल एम्बलम अटॉप न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, ठीक। यहाँ पर वैसे मैंने आपको क्लियर कर दिया, बट आपको पता लग गया होगा आपको क्या क्या चीज़ें देखनी है। पहले तो आपको आईएमडी के बारे में देखना है, देन आपका फ्लैश फ्लड ऑलरेडी हम अभी डिस्कस कर चुके हैं, ईस्टर्ली विंड, वेस्टर्ली विंड्स। नाउ पीएम अनवील्स नेशनल एम्बलम अटॉप पार्लियामेंट बिल्डिंग, ठीक है। अब आप देखेंगे, अब आपका पूरा सेंट्रल विस्टा की बात करते, एक प्रोजेक्ट बन रहा है जो क्या कर रहा है, आपकी पार्लियामेंट बिल्डिंग, आपकी पूरी की पूरी जो सेंट्रल आपकी इसका राजपथ का एरिया, इसको क्या कर रहा है, फिर से रिडेवलप कर रहे हैं, ठीक है। एक नया प्लान बना के बना रहे हैं। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने 6.5 मीटर टॉल नेशनल एम्बलम जो आपके अंडर कंस्ट्रक्शन पार्लियामेंट्री जो बिल्डिंग है उसके रूफ पे रखा गया, उसको क्या कर दिया, एक तरीके से आपका अनवील कर दिया है, ठीक है। ये जो एम्बलम है ब्रॉन्ज का बना है, 9500 kg का है। इसके साथ में आपको स्टील का स्ट्रक्चर भी देखने को मिलेगा जो 65,000 kg का है, ताकि वो उसको सपोर्ट कर सके। कॉन्सेप्ट जो स्केच आपको देखने को मिल रहा है, कास्टिंग देखने को मिल रही है पार्लियामेंट बिल्डिंग पे, वो 8 डिफरेंट स्टेजेस के थ्रू होके गई है, उसके बाद ये फाइनलाइज हुई है, ठीक। जिसको ऐसे वर्कर्स जिन्होंने इसमें बेसिकली अगर आप देखेंगे इसको क्रिएट किया था, मोदी जी उनसे मिले भी थे एंड उन्होंने बात करते हैं ट्वीट में कहा, आई हैड वंडरफुल इंटरेक्शन विद द श्रमजीवीज हु हैव बीन इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ पार्लियामेंट, ठीक। उन्होंने सिंपली बता दिया कि मैं श्रमजीवी से मिला था, बहुत ज़्यादा प्राउड हूँ उनके एफर्ट्स को लेके एंड हम इनके कंट्रीब्यूशन को हमेशा याद करेंगे। एम्बलम की बात करते हैं सुनील देवरे जो औरंगाबाद के, लक्ष्मण व्यास जो जयपुर के, उन्होंने फैब्रिकेशन एंड सारी चीज़ उसमें क्रिएट आउट करी है, ठीक।
लगभग 9 मंथ्स की बात करते हैं तो इसका जो 4.34 मीटर जो वाइट स्कल्पचर है उसको बनाने में कम से कम 9 महीने लग चुके थे, ठीक है। सो दिस इज रिगार्डिंग किसके बारे में, नाउ नॉर्म्स वायलेटेड की बात करते हैं। इन फोटोज को जो सेरेमनी में आपको देखने को मिल रहा है, AIMII प्रेसिडेंट एंड हैदराबाद MP जो आपके असदुद्दीन ओवैसी जी, उन्होंने क्या कहा, कॉन्स्टिट्यूशन सेपरेट्स पावर ऑफ पार्लियामेंट, गवर्नमेंट एंड जुडिशरी। आपका कॉन्स्टिट्यूशन आपकी पार्लियामेंट, गवर्नमेंट और जुडिशरी की पावर को सेपरेट करता है ना, ऑब्वियस सी बात है। एज ए हेड ऑफ गवर्नमेंट PMO इंडिया शुडंट हैव अनवील्ड द नेशनल एम्बलम अटॉप न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। उन्होंने कहा आप बेसिकली हेड ऑफ गवर्नमेंट की तरह काम कर रहे हैं, आपको अपने नेशनल एम्बलम पार्लियामेंट बिल्डिंग के ऊपर क्या अनवील नहीं करना चाहिए था, ठीक। स्पीकर ऑफ लोकसभा रिप्रेजेंट्स LS विच इज इन सबॉर्डिनेट टू गवर्नमेंट। आपका स्पीकर ऑफ लोकसभा क्या करता है, LS को रिप्रेजेंट करता है जो आपकी गवर्नमेंट के सबॉर्डिनेट नहीं होता, इसीलिए उन्होंने हमारे संवैधानिक नॉर्म्स को वायलेट किया। ये ट्वीट है, अब बहुत सारी चीजें आती रहती हैं, ठीक है। वी विल नॉट कमेंट ऑन दिस, ये था तो आई हैड टेकन इट। बीजेपी चीफ स्पोक्सपर्सन राज्यसभा जो आपके मेंबर है अनिल बुरानी, उन्होंने कहा जो भी एलिगेशंस लगाए गए हैं वो पॉलिटिकल रूप से मोटिवेटेड है ना, बट हमको इस चीज़ में नहीं पढ़ना है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट था हमारा नेशनल एम्बलम। अब आपको देखना है ये नेशनल एम्बलम कहाँ से लिया गया है, कब लिया गया, वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। दूसरा, नया आपका अनवील किया गया है, कहाँ पर किया गया, ठीक, पार्लियामेंट बिल्डिंग के ऊपर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, अल बेस्ड मैंडेरिन ट्रांसलेशन डिवाइसेस फॉर आर्मी, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है ना। अब आपको पता है कितना भी आप इंग्लिश पढ़िए, कोई भी लैंग्वेज पढ़िए, जितना मज़ा, जितना लड़ाई अपनी मातृभाषा में करने में आता है वो किसी और भाषा में नहीं आता है, ठीक है। सामने वाला आपको बोल के चला जाए, इंग्लिश में आपको गाली दे के चला जाए, ठीक। चाइना की बात करते हैं, चाइना की मान लीजिए कोई भी है ना, कुछ लड़ाई हो रही तो वो मज़ा नहीं आ पाता। अब हमारे इंडियन सोल्जर्स जो पेट्रोलिंग करते हैं LAC में, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अकॉर्डिंग इंडिया एंड चाइना के बॉर्डर के बीच में, वो चाइनीज सोल्जर्स को बेसिकली फेस करते रहते हैं। अब चाइनीज सोल्जर्स जो वहाँ की नेशनल लैंग्वेज है मैंडेरिन, उसमें कुछ ना कुछ रिप्लाई करते रहते हैं, तो हमारे सोल्जर्स समझ नहीं पाते, और जब समझेंगे नहीं तो रिप्लाई कैसे करेंगे। अब हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो 600 ग्राम का एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड डिवाइस बना दिया गया है इंडियन स्टार्टअप के द्वारा, जो अभी एडवांस ट्रायल में रखा गया है एंड आर्मी से फीडबैक किया जाएगा। इसमें आप क्या कर सकते हैं, ये जो डिवाइस है आप लेके पेट्रोलिंग करिए, चाइनीज ने क्या बोला वो आप समझ जाएंगे ना, आप मैंडरिन में उसको रिप्लाई भी कर देंगे ना, बड़ा ही मजा आएगा ना। दिस वॉज वन ऑफ 75 AI इनेबल्ड प्रोडक्ट्स एंड एप्लीकेशन अनवील्ड बाय डिफेंस मिनिस्टर। हमारे राजनाथ सिंह जी ने जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड प्रोजेक्ट या एप्लीकेशन है उसमें से एक आपको देखने को मिल रहा है, ठीक, मंडे को। ये एक ऑफलाइन हैंडल्ड लैंग्वेज ट्रांसमिशन सिस्टम है जो बेसिक आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम करता है। फॉरवर्ड एरियाज की बात करते हैं, आर्मी को असिस्टेंस दिया जाएगा। इसकी परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो जैसे जैसे हम इसको बेसिक, जब इसकी टेस्टिंग हो जाएगी तो हम इसमें और ज़्यादा, अगर आप देखेंगे, अपग्रेडेशन इसका करते रह जाएंगे, ठीक। इसको और छोटा और बियरेबल बनाने की कोशिश की जा रही है कि अभी इसको हाथ में कैरी करना है, इसको इतना छोटा बनाएंगे कि इसको वॉच की तरह हाथ में पहन सकें। बाई डायरेक्शनल है, 5 से 10 फुट की रेंज है, कन्वर्ट करता है मैंडरिन को इंग्लिश में। ये बेसिकली काम कर रहे हैं हम लोग कि हम इसको हिंदी में भी कवर कर लें, है ना, तो तब तो और मज़ा आ जाएगा। नहीं, दे आर बीइंग सपोर्टेड बाय कल्याणी ग्रुप एंड फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेशन जो है आपका 2017 में किया गया था, उसके बाद बहुत सारे डेमोन्स्ट्रेशन एंड ट्रायल्स के चलते चले जा रहे हैं। नाउ यहाँ पर आपको जो ध्यान रखना है सबसे पहले LAC के बारे में, ठीक। ये तो प्रीलिम्स ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो गया, मंडारिन बना है, कैसे बना है, क्या इसका मेन काम है वो आपने देख लिया। LAC बताइएगा, LAC चाइना और इंडिया के बीच की बाउंड्री डिफाइन करता है। LAC के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, ब्रिंग अ न्यू एक्ट ऑन बेल, SC आस्क यूनियन गवर्नमेंट। अब आपकी सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन गवर्नमेंट से कहा है कि बेल पे नया एक्ट लेके आइए। क्यों हो रहा है, बहुत सारे क्राइम्स होते हैं, छोटे मोटे क्राइम्स होते हैं जो लोग क्राइम्स नहीं भी करते हैं, जिनको बेसिकली अरेस्ट कर लिया जाता है। अब अरेस्ट करने के बाद में चीज़ें क्या होती हैं कि जो प्रिजन्स आपके होते हैं वो बहुत सारे ऐसे लोगों से भर जाते हैं, ठीक है। मान लीजिए बहुत सारे लोगों ने सिर्फ मजबूरी में एक बार चोरी कर लिया, कुछ भी चीज़ किया हो तो उसकी वजह से प्रिजन्स भर रहते हैं। जो मेन कल्प्रिट होते हैं उनके लिए बेसिक आप देखेंगे तो प्रिजन में आपको स्पेस नहीं मिल पाता है, ठीक। या फिर अगर आप देखेंगे तो अनवांटेड तरीके से गवर्नमेंट पे बर्डन बढ़ता रहता है। इन सारी चीज़ों को हटाने के लिए आपके SC ने कहा है कि आप बेल पे नया क्या लेके आइए, एक्ट लेके आइए। सेंटर टू ब्रिंग अ न्यू एक्ट एक्सक्लूसिवली टू सिंप्लीफाई एंड स्ट्रीमलाइन बेल। बेल को किस तरीके से आसान और स्ट्रीमलाइन किया जाए इसके लिए लाया गया है। सुप्रीम कोर्ट मंडे को क्या ऑब्जर्व किया था, जो भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं एक माइंडसेट शो कर रही हैं विच लीन्स मोर टुवर्ड्स द ड्रैकोनियन पावर ऑफ अरेस्ट रादर देन प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी। यानी इंडिविजुअल लिबर्टी को बचाने के सिवाय वो क्या करना चाहते हैं, ड्रैकोनियन पावर को बेसिकली अप्लाई करते हैं। यानी वो क्या करते हैं, अरेस्ट करने पे ज़्यादा विश्वास करते हैं, बिना सोचे समझे, बिना फुल इन्वेस्टिगेशन के काम किया जाता है। बेंच की बात करते हैं, उन्होंने कहा कि जेल्स इन इंडिया आर फ्लडेड विद अंडर ट्रायल प्रिजन्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, आप मेंस आंसर राइटिंग में भी यूज़ कर सकते हैं कि इंडिया के जो जेल्स है वो अंडर ट्रायल प्रिजन से क्या हुई है, भरी हुई है। स्टैटिस्टिक्स प्लेस्ड बिफोर अस वुड इंडिकेट दैट
मोर देन 2/3 ऑफ इनमेट्स ऑफ पर्सन कंस्टिट्यूट अंडर ट्रायल प्रेजेंस, जिसमें आपको 2/3 ऑफ इनमेट्स देखने को मिलते हैं वो आपके अंडर ट्रायल प्रेजेंस होते हैं। इसमें ज़्यादातर जो आपको ऐसे लोग दिख जाएंगे मे नॉट इवन बी रिक्वायर्ड टू बी अरेस्टेड। बहुत सारे मैंने आपसे कहा है ऐसे लोगों को भी अरेस्ट कर लिया जाता है जिनका हो सकता है कुछ जो कल्प्रिट भी ना हो, ठीक है, जिन्होंने कुछ किया भी ना हो। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अरेस्ट करना रिक्वायरमेंट नहीं है, उनको भी करके रखा गया। अंडर ट्रायल प्रिजनर्स की बात करते हैं, इलिटरेट लोग हैं, पुअर लोग हैं, इवन वुमेन भी हैं जिन्होंने किसी ना किसी सोशल सर्कमस्टांसेस में आके सारे काम कर लिए होंगे, ठीक। एंड अगर उनको प्रिजन में इस तरीके से रखा जाएगा तो वो कहीं ना कहीं ये जो कल्चर है ऑफेंस का उसको क्या कर लेंगे, इनहेरिट कर देंगे। इसीलिए सारी की सारी डिमांड की गई। इन अ डेमोक्रेसी देयर कैन नेवर बी एन इंप्रेशन दैट इट इज अ पुलिस स्टेट, ठीक है। आप कभी भी ऐसा इंप्रेशन मत बनाइए कि आपका स्टेट पुलिस स्टेट की तरह काम कर रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो एक सेपरेट एनैक्टमेंट लाने की कोशिश की जाएगी, बेल एक्ट, ताकि हम ग्रांट ऑफ बेल्स को प्रोवाइड कर सके, ठीक है। और कोर्ट की बात करते हैं तो उन्होंने यूनाइटेड किंगडम की भी बेल एक्ट को क्या किया है, कोर्ट किया है। तो आपको क्या करना है, बेल एक्ट को देखना है। कौन से बेल एक्ट को, एक बार यूके के बेल एक्ट को देख लीजिएगा, इट कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, एमपीज पैनल अपोज मीडिएशन बिल। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की बात करते हैं ऑन लॉ एंड जस्टिस। अब मुझे बताइए, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन लॉ एंड जस्टिस दिया गया है। पार्लियामेंट्री कमिटीज क्या होती हैं, ये आपके लिए होमवर्क है। दूसरा, इंपॉर्टेंट पार्लियामेंट्री कमिटीज में लोकसभा और राज्यसभा के कितने मेंबर्स होते हैं, ठीक। बीजेपी लीडर सुशील कुमार मोदी जी ने इसको क्या किया है, पर्टिकुलर हेड किया है। उन्होंने रिकमेंड किया है कि हमें अपने मीडिएशन बिल में कुछ ना कुछ सब्सटेंशियल चेंजेस करने चाहिए, ताकि जो मीडिएशन है या जो मीडिएशन काउंसिल ऑफ इंडिया है उसके एस्टैब्लिशमेंट के लिए हम चीज़ें इंस्टीट्यूशनलाइज कर सके। पैनल की बात करते हैं, उन्होंने कहा है कि जो भी प्री लिटिगेशन मीडिएशन की बात करते हैं जो कंपलसरी किया जाता है, एंड वार्न किया है कि वार्न द सेंटर अगेंस्ट द प्रोविजन टू गिव हायर कोर्ट्स द पावर टू फ्रेम रूल्स फॉर मीडिएशन। सेंटर को कहीं ना कहीं वार्न किया जा रहा है कि जो भी हायर कोर्ट को पावर की जा रही है किसके लिए, आपके मीडिएशन के रूल्स को फ्रेम करने के लिए, ठीक। 20 की इश्यूज आपको देखने को मिल जाएंगे बिल में, जिसमें आपका मैंडेटरी एंड कोर्सिव नेचर देखने को मिल रहा है प्री लिटिगेशन मीडिएशन का। प्री लिटिगेशन मीडिएशन की बात करते हैं, नॉट ओनली शुड बी मेड ऑप्शनल बट ऑल्सो बी इंट्रोड्यूस इन फेज मैनर। अब जरूरी नहीं कि आपने सारे सिविल और कमर्शियल डिस्प्यूट्स में ला दिया। बेसिक इसको इसलिए लाया जा रहा है कि मान लीजिए कोई दो पार्टी है, ठीक है, दो पार्टी के बीच में किसी भी तरीके का आपको डिस्प्यूट देखने को मिल रहा है। वो डिस्प्यूट आपका हो सकता है कमर्शियल, वो डिस्प्यूट आपका हो सकता है क्या, सिविल भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमारा मेन काम क्या है कि इसको धीरे धीरे ग्रेजुअल तरीके से फेज मैनर्स में हम लेके आए, ताकि कोई लिटिगेशन फाइल होने से पहले, कोर्ट में कुछ चीज़ फाइल करने के पहले आप आपस में मामला सुलझाने की कोशिश करें, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के लिए लाया गया है। इस पर जो एमपी के पैनल है उसने क्या कर दिया, सीधे अपोज कर दिया। ये नोट किया गया विद कंसर्न दैट प्रोविजंस ऑफ क्लॉज 26 इज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन कंट्रीज व्हिच फॉलो कॉमन लॉ सिस्टम ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। इट इज हेल्दी ट्रेडिशन दैट इन द एब्सेंस ऑफ एनी स्पेसिफिक स्टैट्यूट्स द जजमेंट्स और डिसीजन टेकन बाय अपेक्स कोर्ट हैज द सेम बेयरिंग एज दैट ऑफ स्टैट्यूट। मेनली क्या कहा गया है कि जो भी आपका कोई हेल्दी ट्रेडिशन की बात करते हैं, ठीक है, जहां पर कोई स्पेसिफिक स्टैट्यूट या कोई लॉ नहीं है, तो अगर कोई अपेक्स कोर्ट जजमेंट लेता है तो वो लॉ की तरह ही काम करेगा। बट जनरल लॉ कैसे बनता है, पार्लियामेंट में पास होके, ठीक। बट अगर लॉ नहीं है तो जो आपका जजमेंट पास हो रहा है वो आपका लॉ की तरह काम करेगा। यहाँ पर बिल प्रपोज करता है क्लॉज जिसमें पावर दी जाती है कोर्ट को कि वो रूल्स बना सके फॉर कोर्ट अनेक्स मीडिएशन विच इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। कोर्ट के द्वारा अनेक्स किए गए मीडिएशन में जो आपका असंवैधानिक माना गया है, ठीक है। इसीलिए जो बिल है उसको लेके काफ़ी सारी कॉन्ट्रोवर्सीज आपको देखने को मिल रही है। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज, कितनी कमिटीज होती है, उसमें कौन कौन से कितने मेंबर होते हैं, चेयरपर्सन कौन होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। कमिंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल, सेट अबू सलीम फ्री आफ्टर 25 ईयर्स इन प्रिजन, ठीक है। कोर्ट की बात करते हैं तो जो आपका एक माना जा रहा है कि इनको सितंबर 18, 2002 से लेके अभी तक इनको क्या किया गया था, इम्प्रिजन करके रखा गया था। तो बेसिकली कोर्ट ने मना कर दिया कि आप इतना टाइम मत करिए, ठीक है। उस टाइम पे ये पुर्तगाल में क्या थे, डिटेन किया गया था, वो उनका ऑफेंस कुछ और था। ये जो क्रिमिनल लॉ था ऑफ द लैंड का डज नॉट हैव एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेशन, यानी सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का जो लॉ है वो सिर्फ इंडिया में अप्लाई होगा। ऐसा नहीं है कि पुर्तगाल में कुछ हो रहा है तो वहाँ पर जाके अप्लाई कर देंगे। द कोर्ट ऑल्सो रेफर टू द फैक्ट दैट सलीम हैड अ रेड कॉर्नर नोटिस इशूड अगेंस्ट हिम, उनके अगेंस्ट में एक रेड कॉर्नर नोटिस इशू किया था। इट ऑल्सो रिफ्यूज टू कम्यूट द लाइफ सेंटेंस, यानी जो भी आपका लाइफ सेंटेंस दिया गया था सलीम को, कि जो डोमेस्टिक कोर्ट्स है वो बाउंड नहीं थी किसी भी तरीके से ट्रीटीज, यानी पोर्टुगल और इंडिया के बीच में इस तरीके की कोई भी ट्रीटी नहीं हुई थी, ठीक है। इंडिया लॉ सेपरेशन ऑफ पावर्स को फॉलो करता है, इसीलिए ये पूरी तरीके से सोवरेनिटी प्रोवाइड की गई है। एंड इनको उस पर्टिकुलर किस पार्ट में पनिशमेंट की बात करते हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट की जुरिडिक्शन से बाहर आता है। पनिशमेंट कैन नॉट बी डिस्प्रपोर्शनेटली हाई और लो, इट शुड नॉट बी ऑपरेसिव। आपका जो भी पनिशमेंट आप दे रहे हैं
वो डिसप्रोपोर्शनेट तरीके से बहुत ज़्यादा या बहुत कम नहीं होना चाहिए, ऑप्रेसिव नहीं होना चाहिए, बट जो भी आपका क्राइम के अगेंस्ट डेटरेंस है सोसाइटी में उसको सर्व कर देना चाहिए। ठीक, लुकिंग एट द ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ द कोर्ट एक्सरसाइजिंग एनी स्पेशल पावर, यानी उनकी जो भी उन्होंने आपका ये बेसिकली ऑफेंस किया है उसको ध्यान से देखते हुए अगर हम बात करते हैं तो आपको क्या देखने को मिल रहा है कि कोई स्पेशल पावर की बात करते हैं तो यहाँ पर कोर्ट को कोई स्पेशल पावर नहीं करना चाहिए ना, कोई स्पेशल पावर एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए इनको सिर्फ सजा देने के लिए। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दूसरे पार्ट पे आते हैं। आरबीआई सेट्स अप सिस्टम टू सेटल इंटरनेशनल ट्रेड इन रुपीज। अब इससे मेन क्या हो सकता है कि आरबीआई अपना क्या करना चाह रहा है, जो भी ट्रेड है वो रुपीज में करना चाह रहा है। ठीक, अभी तक बेसिकली इंटरनेशनल ट्रेड यानी इंडिया के बाहर कोई ट्रेड कर रहे हैं तो आप किस में करते हैं, डॉलर में करते हैं। इंडिया रुपीज में करना चाह रहा है, क्यों करना चाह रहा है, डॉलर जो है बेसिकली रुपए के कंपैरिजन में कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है मतलब $1 की वैल्यू 70 रुपये हो सकती है। अब अगर डॉलर में हम किसी चीज़ के ट्रेड की बात करते हैं तो हमारा रुपीज़ ज़्यादा जाएगा। ठीक, थोड़ा कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कॉज करेगा, बहुत ज़्यादा स्मूथ अगर आप देखेंगे तो स्ट्रीमलाइन आप ट्रेड भी नहीं कर सकते। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए रुपी का ट्रांजेक्शन करने के लिए डॉलर को हटा के हमने क्या किया है, आपके आरबीआई ने सिस्टम सेटअप किया है ताकि हम इंटरनेशनल ट्रेड को रुपी कर सकें। ठीक है, द आरबीआई हैज पुट इन अ प्लेस मैकेनिज्म टू फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड इन रुपीज। अभी इमीडिएट इफेक्ट की बात करते हैं नहीं, तुरंत ये चीज़ आपकी लागू हो जाएगी। ऑथराइज डीलर्स की बात करते हैं तो ये जो ट्रांजैक्शन आपके किए जाएंगे प्रायर अप्रूवल लिया जाएगा फ्रॉम द रेगुलेटर टू फैसिलिटेट दिस। जो भी आपके रेगुलेटर होंगे उनको बेसिकली उनकी जो भी अप्रूवल होगा आपके रेगुलेटर से वो लिया जाएगा ताकि ये पूरी फैसिलिटी आप उनको प्रोवाइड कर सके। इन ऑर्डर टू प्रोमोट ग्रोथ ऑफ ग्लोबल ट्रेड विद एम्फेसिस ऑन एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया एंड टू सपोर्ट इंक्रीजिंग इंटरेस्ट ऑफ ग्लोबल ट्रेडिंग कम्युनिटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि जो भी हमारा ग्रोथ है ग्लोबल ट्रेड का, पहली चीज उसको एम्फोसाइज करने के लिए। दूसरा अगर आप देखते हैं इंक्रीज इंटरेस्ट रेट है जो ग्लोबल ट्रेडिंग कम्युनिटी का, उन सारी चीज़ों को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना है, हमने अपना जो रुपी है उसको हम क्या लेके आए हैं, इंटरनेशनल ट्रेड में लेके आए। बहुत सिंपल सी बात है, रुपी डिप्रिशिएशन ना करे, रुपी अगर अप्रिशिएट भी करता है तो ये हमारे एक्सपोर्ट के लिए खराब हो जाएगा। ठीक, तो इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, आपका जो इंटरनेशनल मार्केट है वहाँ पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट रुपी में करने की कोशिश करेंगे। द आरबीआई's मूव वुड फैसिलिटेट ट्रेड विद कंट्रीज अंडर सैंक्शन लाइक ईरान एंड रशिया। ये जो आप है पर्टिकुलर ट्रेड आपको देखने को मिल रहा है, किसके तहत किया जाएगा, आपका ईरान एंड रशिया के तहत बेसिकली आपको देखने को मिल जाएगा। ये किसने कहा, आपके EEPC इंडियन चेयरमैन महेश देसाई जी ने। एज अ रिजल्ट ऑफ द ट्रेड फैसिलिटेशन मैकेनिज्म वी सी पेमेंट इश्यूज विद रशियाइजिंग। जैसे ही ट्रेड फैसिलिटेशन की बात करते हैं तो पेमेंट इश्यूज जो है रशिया के साथ में वो क्या हो जाएगा, हमारा ईज हो जाएगा। ये मूव क्या करेगा, जो हमारा रिस्क है कि हमारे पास मान लीजिए अगर हमें बाहर से ट्रेड करना है तो आरबीआई क्या करता है, अपने पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रखता है। ठीक, डॉलर को सेव करके रखेगा। अगर हम मान लीजिए बाहर के साथ कोई भी ट्रेड कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको देखने को क्या मिल जाएगा कि हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व का फ्लक्चुएशन है उसको हम थोड़ा सा कंट्रोल कर पाएंगे। अब हमें बेसिक क्या करना है, ट्रेड करना तो यूरो और रुपये पैरिटी में कर देंगे। इसीलिए पहला स्टेप है 100% कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपी पे। ट्रेड अंडर द फैसिलिटी मे बी डिनोमिनेटेड एंड इनवॉइस्ड इन रुपीज एंड एक्सचेंज रेट बिटवीन द करेंसीज ऑफ टू पार्टनर कंट्रीज में बी मार्केट डिटरमाइंड। अब जो भी आपका पर्टिकुलर दोनों वैल्यू होगी, यूरो या रुपये की वैल्यू की बात करते हैं, एक्सचेंज रेट की बात करते हैं, तो वो मार्केट द्वारा डिटरमाइन कर दिया जाएगा। मेन काम क्या है, अपने रुपये को स्ट्रेंथन करने के लिए, अपने रुपये की वैल्यू को अप्रिशिएट करने के लिए ये पर्टिकुलर कदम उठाया गया। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल आर्टिकल है, ध्यान से एक बार जो मैंने बातें बताई इसको देख लीजिएगा, इसके लाइन्स को पढ़ लीजिएगा क्योंकि इसी में से आपके प्रीलिम्स के क्वेश्चन बना दिए जाएंगे। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, इंडियाज इंपोर्ट्स ऑफ रशियन ऑयल सेट टू सर्ज रिकॉर्ड। इंडिया जो इंपोर्ट कर रहा है रशिया से वो रिकॉर्ड 9,50,000 बैरल पर डे आ चुका है। ठीक, लगभग 5th ऑफ ओवरऑल इंपोर्ट्स बाय द वर्ल्ड 3rd लार्जेस्ट ऑयल कंज्यूमर। ठीक है, अगर 5वें सबसे नंबर पे जो वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट ऑयल कंज्यूमर आपको देखने को मिल रहा है, उसके 5th पार्ट पे आपको इंडिया का जो रशिया से इंपोर्ट हो रहा है वो देखने को मिल रहा है। इंडिया रिफाइनरीज की बात करते हैं तो रशियन ऑयल से ये भर चुके हैं एकदम पूरी तरीके से। ठीक, वेस्ट एशिया की बात करते हैं, वेस्टर्न कंपनीज की बात करते हैं, कंट्रीज की बात करते हैं, शंड परचेजेस फ्रॉम द मॉस्को। मॉस्को ने बेसिकली आपको पता है रशिया ने यूक्रेन पे क्या कर दिया है, अटैक करके रखा हुआ है, वॉर चल रही है, तो बहुत सारी वेस्टर्न कंट्रीज ने मना कर दिया। अब इंडिया के पास एक अपॉर्चुनिटी मिल गई थी कि ठीक है बाकी लोग नहीं लेना, तो इंडिया क्या करेगा, इस चीज़ का फायदा उठाएगा। एंड हियर वी आर, हम लोगों ने रिकॉर्ड नंबर पे बैरल्स पर डे और रशिया से ऑयल को खरीद लिया है। ठीक है, वेस्ट एशिया का जो शेयर है वो ड्रॉप हो चुका है। इंडिया की बात करते हैं तो 4.8 मिलियन जो बैरल्स पर डे ऑफ ऑयल जून में हमने इंपोर्ट किया है, 3.8% जो मई से कम है, बट 23% हाइयर पिछले साल के कंपैरिजन में। यानी पिछले साल जितना हमने ऑयल इंपोर्ट किया था उसके कंपैरिजन में 23% आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है। रशिया की बात करते हैं तो जून में
15.5% बढ़ चुका है। इराक एंड सऊदी एरिया की बात करते हैं तो वहाँ पर 10.5 13.5% आपका पर्टिकुलर जो ट्रेड है वो कम देखने को मिल गया है। एंड वेस्ट एशिया की बात करते हैं तो 56.5% आ गया है फ्रॉम 59.3%। सो दिस इज रिगार्डिंग रशियन ऑयल के बारे में जो इंडिया इंपोर्ट कर रहा है। नाउ इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत कंप्लीशन ऑफ 4th फेज ऑफ सी ट्रायल्स। आपके इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करते हैं विक्रांत की, इसका जो 4th फेज है सी ट्रायल का वो क्या हो चुका है, पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। नाउ जो 4th फेज है ये सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ है। शिप की जो डिलीवरी है टारगेट है एंड ऑफ जुलाई में, कमीशन कर दिया जाएगा अगस्त 2022 तक, ताकि हम आज़ादी का अमृत महोत्सव को भी कॉमरेट कर सकें। ठीक, इंडिजिनस डिजाइन की बात करते हैं, कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर की, तो ये इंडियन नेवी एंड कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाया गया था। ये नेशन का बेसिकली आत्मनिर्भर भारत का मेक इंडिया इनिशिएटिव का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। 76% इंडिजिनस कंटेंट इसमें आपको देखने को मिल रहा है। ठीक, इसमें इंडिजिनस डिजाइन आपको देखने को मिल रहा है, कंस्ट्रक्शन कैपेबिलिटीज आपको देखने को मिल रही है, एनिसिलियरी इंडस्ट्रीज देखने को मिल रही है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल रही है। 12,000 एम्प्लॉयज जो आपको देखने को मिल रहे हैं वो एंसिलरी इंडस्ट्रीज में आ चुके हैं। कंट्रीज के मेड इन इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करते हैं IAC-1 की, तो ये आपका विक्रांत है। बिल्ड किसने किया है, कोचिन शिपयार्ड ने। ये बेसिकली कमीशन किया जाएगा INS विक्रांत के तौर पे फर्स्ट हाफ ऑफ 2022 में। ये सबसे पोटेंट सी बेस्ड असर देखने को मिल जाएगा। एयर पावर लॉन्ग डिस्टेंस से कवर करता है, एयर इंटरडिक्शन करता है, एंटी सरफेस वॉरफेयर देखने को मिल जाता है, एयरबॉर्न एंटी सबमरीन वॉरफेयर देखने को मिलता है, अर्ली वार्निंग भी आपको देखने को मिलती है। इसमें आपको स्टोबार देखने को मिलता है। रिमेंबर अगेन, फिर मैं आपको याद दिला दूं, मैं भी भूल जाती हूँ, साइंस, एनवायरमेंट एंड इकोनॉमिक्स, 3 टॉपिक आपको मोस्टली करंट से कवर करना है। ठीक है, तो ये एज इट इज स्टेटमेंट आ जाएगा प्रीलिम्स में। स्टोबार की बात करते हैं, शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी सिस्टम ऑफ एयरक्राफ्ट लॉन्च एंड रिकवरी ऑन फ्लाइट डेक आपको देखने को मिल जाएगा। बराक LR लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल आपको देखने को मिल जाएगी AK-630 के साथ में, जो क्लोज एंड वेपन सिस्टम आपको प्रोवाइड करता है। तो ये आपके किसके बारे में है, इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत के बारे में। नाउ फेलिंग द फॉरेस्ट देयर इज शार्प बाउंड्री। अब बेसिक हो क्या रहा है, एक तरीके से मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे फॉरेस्ट के टाइम पे भी हम लोग फॉरेस्ट की जगह पे हम क्या करते हैं, कुछ चीज़ों को डेवलप करने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक आपको 2 जगह कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल जाएगा, ह्यूमन राइट्स के बीच में एंड वाइल्ड लाइफ राइट्स जो बेस्ड ग्रुप्स हैं उन दोनों के बीच में आपको कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है। जो वाइल्ड लाइफ ग्रुप्स हैं वो आर्ग्यू कर रहे हैं कि जो फॉरेस्ट आपका पर्टिकुलर एक्ट है, ठीक, इस एक्ट की बात करते हैं, ये एनक्रोचमेंट लेके आएगा, यानी बहुत सारे आपके जो ह्यूमंस लोग होंगे वो जबरदस्ती यहाँ पर आके रहेंगे, एनक्रोच करके रहेंगे। द ह्यूमन राइट ग्रुप हैव आर्ग्यूड दैट FRA वाज पास्ड बाय पार्लियामेंट एंड इज एम्ड एट करेक्टिंग हिस्टोरिकल इनजस्टिसेस टू ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डवेलर। ये क्या कर रहा है, आपके पार्लियामेंट के द्वारा लाया गया है, बट ये जो ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डवेलर है, यानी ऐसे लोग जो ट्रेडिशनल तरीके से, ट्राइबल तरीके से, आपके ट्राइबल लोग जो आपके यहाँ पर रह रहे हैं, कहाँ पर आपके फॉरेस्ट में, उनको कहीं ना कहीं एक तरीके से उनके लिए इंजस्टिस हो जाएगा। पहला मिथ है that needs to be busted for wildlife lobbies that when the right is recognized of a forest dweller on a piece of land, it doesn't mean that he she will cut down the trees in that area। कि अगर किसी ट्राइबल इंसान को, अगर किसी डवेलर को, किसी आदिवासी को पीस ऑफ लैंड पे हम राइट दे रहे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं होता कि हम आपको अधिकार दे रहे हैं कि जाइए उस लैंड पे जितने पेड़ सारे काट लीजिए, ऐसा नहीं होता है। ठीक, फॉरेस्ट डवेलर्स के लिए जरूर होता है, बट कुछ ना कुछ टूल ऑफ कंजर्वेशन उसमें अप्लाई किया जाता है। जून 28 में जो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री है उन्होंने क्या नोटिफाई किया, फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स 2022 फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के तहत, ताकि हम रिप्लेस कर सके पहले के रूल्स को। राज्यसभा मेंबर की बात करते हैं, कांग्रेस पॉलिटिशियन जयराम रमेश जी की बात करते हैं, लैश्ड आउट अगेंस्ट द सेंटर स्टेटिंग दैट गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू डाइल्यूट द फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 विद न्यू कंजर्वेशन रूल। आपकी सरकार कोशिश करेगी जो आपकी फॉरेस्ट राइट एक्ट है 2006 उसको डायलेट करके नए रूल्स हम ला सकें। यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर जी की बात करते हैं भूपेंद्र यादव, उन्होंने क्या किया है, डू नॉट डाइल्यूट और इन्फ्रिंज ऑन, जो भी नए रूल्स हैं वो आपके FRA के जितने भी रूल्स थे उसको ना डाइल्यूट करेंगे, ना ही इन्फ्रिंज, ना ही रोकने वाले हैं। FRA की बात करते हैं, टूल है फॉरेस्ट कंजर्वेशन का। ठीक, दूसरा बात करते हैं, इन्होंने ये भी एक्सप्लेन किया कि बहुत ज़्यादा एक एज ए वेपन यूज़ किया जा रहा है बाय NGO लॉबीज टू बेसिक, अगर आप देखेंगे तो क्या करने के लिए, टू एविक्ट रिटेन फॉरेस्ट डवेलर्स। मेन काम किया जा रहा है कि जो भी आपके फॉरेस्ट डवेलर्स हैं उनको रखने के लिए, एविक्ट करने के लिए एज ए टूल इस्तेमाल किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्ड द एविक्शन ऑफ मोर देन 10 लाख आदिवासी। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है 17 स्टेट्स में जो 10 लाख आदिवासी है उनको हटा दिया जाए। बट यहाँ पर आपके बहुत सारे एक्ट आ रहे हैं, ठीक है, जो ट्रेडिशनल फॉरेस्ट लैंड पे अपना बेसिक अधिकार दिखाते हैं। शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डवेलर्स एक्ट 2006, जिसको फॉरेस्ट राइट एक्ट भी कहा जाता है, ठीक है, जिसके बारे में अभी हम देख रहे थे, इसको रिजेक्ट कर दिया गया। बट यहाँ पर कोर्ट ने बेसिकली स्टेट इट्स
controversial order and asked the state to submit details on how the claims of dwellers were decided. अब आपके कोर्ट ने अपने ही ऑर्डर को क्या किया, स्टे लगा के स्टेट से कहा है कि आप बताइए किस तरीके से जो क्लेम है ड्वेलर्स का उसको डिसाइड किया जाए. सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली ये भी क्लियर कर दिया कि कोई भी फोर्सिबल एविक्शन नहीं किया जाएगा. ठीक, तो यहाँ पर बेसिक आप देख सकते हैं कि एनक्रोचमेंट एंड फॉरेस्ट लैंड ह्यूमन ड्रिलिंग्स को कंट्रोल किया जाएगा. इंडिया की जो फॉरेस्ट हिस्ट्री है वो साइकिल ऑफ एविक्शन एंड फॉरेस्ट लैंड के पे ही बेस्ड है, यानी इन पे ठीक है पहले हम फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए हटाते हैं, फिर इनके एविक्शंस को लेके बहुत सारे प्रोटेस्ट होते हैं, रखा जाता है, तो वो सारी चीज़ें चलती रहती हैं. ठीक है, बट एट टाइम हम उसको प्रोटेक्ट करने की भी जरूरत है. सो ये आर्टिकल उसके बारे में था. मेन जो एक्ट था आपको उसको याद करना था. दूसरा आपको एक चीज़ देखनी है, दैट इज नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल. ठीक है, 2010 की बॉडी कैसी बॉडी है इसके बारे में देख लीजिएगा. एल्स चीज़ बात करते हैं आपके सिर्फ ये जो चीज़ें अभी हमने डिस्कस की थी मेन इश्यूज वो दिया हुआ है, उसके पर्टिकुलर कुछ मेजर्स दिए हुए हैं. ठीक, नाउ मेपितल डैम इज अंडर कंस्ट्रक्शन इन मणिपुर. दिस इज द अलग इंपॉर्टेंट पॉइंट. एक केस है मेपितल डैम का, कहाँ पर अंडर कंस्ट्रक्शन, मणिपुर के ऊपर. इसको देख लीजिएगा. इसमें भी सेम चीज़ की जा रही है. एनजीटी हैज आस्क्ड फॉर द स्टेट टू सीक फॉरेस्ट क्लियरेंस फॉर द प्रोजेक्ट. इस प्रोजेक्ट के लिए एनजीटी ने क्या कहा है कि आपको फॉरेस्ट क्लियरेंस लेने की जरूरत है. ठीक है, तो सेम वही प्रॉब्लम आपकी आ जाएगी जो अभी हमने देखी. लोगों को डिस्प्लेस किया जाएगा, डिस्प्लेस करके फिर वहाँ पर और भी आपको बाकी प्रॉब्लम देखने को मिल जाएगी. ठीक, ह्यूमन राइट्स ग्रुप की बात करते तो वो फिर सपोर्ट करेंगे ऐसे लोगों के इनकी ह्यूमन राइट्स उनको क्या किया जा रहा है, वायलेशन किया जा रहा है. सो दीज आर द थिंग्स एंड इसीलिए हमको उसको प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन करते हुए इन लोग को रिहैबिलिटेट करते हुए ये हमारा मेन मोटिव होना चाहिए ना. हम अपने प्रोजेक्ट्स को भी क्या करेंगे, पर्टिकुलर आगे लेके जाएंगे एंड इनको रिहैबिलिटेट कर देंगे कहीं, ताकि इनकी जो लाइवलीहुड है वो भी डिस्टर्ब ना हो पाए. नाउ द सर्च फॉर डार्क मैटर. डार्क मैटर क्या है, पार्टिकल से बना हुआ है जिसमें कोई चार्ज नहीं होता है. इसीलिए ये जो पार्टिकल्स होते हैं इनको डार्क नाम दिया गया है क्योंकि किसी तरीके का लाइट एमिट नहीं करते. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमेना है. एंड मैटर की बात करते हैं क्यों, क्योंकि इसमें मास लाइक नॉर्मल मैटर देखने को मिलता है, नहीं ग्रेविटी के थ्रू इंटरेक्ट करते हैं. स्ट्रॉन्ग इनडायरेक्ट एविडेंस देखने को मिला है डार्क मैटर का एंड दिस एविडेंस इज रिफ्लेक्टेड एट वेरियस लेवल्स. अलग अलग लेवल्स पे आपको रिफ्लेक्ट देखने को मिल जाएगा. एज ऑफ टुडे द मोस्ट सेंसिटिव डार्क मैटर डिटेक्टर एक्सपेरिमेंट इन द वर्ल्ड इज लुक्स जेपलिन इन साउथ डकोटा इन द यूएस. अगर आप देखेंगे जो सबसे सेंसिटिव डार्क मैटर आपको देखने को मिल रहा है एक्सपेरिमेंट में वर्ल्ड में, वो लुक्स जेपलिन है जो साउथ डकोटा में यूएस में देखने को मिला था. बहुत सारे फिजिसिस्ट की बात करते हैं, वो क्या मानते हैं कि जो एंटायर विजिबल पार्ट यूनिवर्स का देखने को मिलता है इसका सिर्फ 5% ऑफ ऑल आपको मैटर देखने को मिलता है. दे बिलीव द रेस्ट इज मेड ऑफ डार्क मैटर, यानी आपकी जो 95% आपको पार्ट देखने को मिल रहा है वो डार्क मैटर है. डार्क एनर्जी यूनिवर्स का 5% सिर्फ मैटर देखने को मिलता है. वंस दिस वॉज कन्विंसली डेमोन्स्ट्रेटेड थ्रू वेरियस इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशंस, एक्सपेरिमेंट स्टार्टेड बीइंग सेटअप टू हंट फॉर दीज इल्यूसिव पार्टिकल्स. यानी एक बार हमने इसको क्या किया, अपने इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन के थ्रू उसको एक्सपेरिमेंट को प्रूव किया. उसके बाद अब हम कोशिश कर रहे हैं कि इन पार्टिकल्स को सर्च किया जाए. लेटेस्ट की बात करते हैं तो बेसिक फील्ड ऑफ डार्क मैटर में जो डार्क मैटर डिटेक्टर एक्सपेरिमेंट देखने को मिला है लुक्स जेपलिन को साउथ डकोटा यूएस में. एज ऑफ टुडे दिस इज मोस्ट सेंसिटिव डार्क मैटर डिटेक्टर इन द वर्ल्ड. अभी तक का सबसे ज्यादा सेंसिटिव डार्क मैटर डिटेक्टर आपको यही देखने को मिल रहा है. ठीक है, नाउ टू गिव एन आइडिया ऑफ द डिग्री ऑफ डिफिकल्टी इन मेजरिंग एविडेंस ऑफ डार्क पार्टिकल, इट इज सेड दैट द चैम्बर ऑफ दिस एलजेड डिटेक्टर कैन कंटेन ओनली 1 ग्राम ऑफ डस्ट. ठीक है, अगर आप देखेंगे डिटेक्ट भी करना चाहेंगे तो आपको सिर्फ 1 ग्राम डस्ट देखने को मिल जाएगी. ये जो एक्सटेंट है रिसर्चर्स को बेसिकली बहुत सारी चीज़ें रूल आउट करनी पड़ेंगी. अनवांटेड सिग्नल्स को हटाना पड़ेगा ताकि उसको क्या कर सके, वो पर्टिकुलर ढूंढ सके, डिटेक्ट कर सके कि यहाँ पर है. नाउ डार्क मैटर की बात करते हैं, क्या है, क्यों एल्यूसिव है. जितना भी इंटरेक्शन आपको देखने को मिलता है वो 4 फंडामेंटल फोर्सेस की वजह से होता है जो पार्टिकल्स पे एक्ट करता है. कहाँ पर, आपके यूनिवर्स में. न्यूक्लियर, वीक न्यूक्लियर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड ग्रेविटेशन फोर्स. डार्क मैटर आपका ऐसा पार्टिकल है जिसमें कोई चार्ज नहीं होता, यानी वो इंटरैक्ट कैसे करते हैं कि वो इंटरैक्ट नहीं करते हैं किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शंस के थ्रू. इसीलिए जो पार्टिकल्स हैं इनको डार्क नाम किया गया, यानी किसी तरीके की लाइट एमिट नहीं करते हैं. ठीक, इनको मैटर क्यों कहा गया, क्योंकि इसमें मास लाइक नॉर्मल मैटर होता है और ये ग्रेविटी के थ्रू क्या करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं. तो डार्क मैटर क्या है, क्या इसका मेन रोल है, ये हम कवर कर चुके हैं. इफ वी कैन नॉट सी इट एंड हैव नॉट डिटेक्टेड इट येट, व्हाई डू फिजिसिस्ट बिलीव स्ट्रांगली दैट डार्क मैटर एग्जिस्ट. अगर अभी तक हमने इसको देखा नहीं है, डिटेक्ट नहीं किया, तो फिजिसिस्ट क्यों विश्वास करते हैं कि ये एग्जिस्ट करता है. ये स्ट्रॉन्ग इनडायरेक्ट एविडेंस देखने को मिलता है डार्क मैटर का एंड ये जो एविडेंस है रिफ्लेक्ट होता है अलग अलग लेवल्स पे. चाहे डिस्टेंस लेवल की बात करिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस स्केल की बात करते हैं तो कंसिडर द रोटेशन ऑफ गैलेक्सीज. जो गैलेक्सीज है उनका रोटेशन बेसिकली कंसिडर किया जाता है, उसी के बेसिस पे बताया जाता है कि कहाँ पर आपको मैटर देखने को मिल रहा है. वाटर एविडेंसेस, बाकी डिस्टेंस स्केल्स की बात करते हैं. यूनिवर्स को हम वेरियस लेवल्स पे क्या करते हैं, बेसिक डिटेक्ट कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं. इलेक्ट्रॉन्स, न्यूक्लियाई, एटम्स, गैलेक्सीज
गैलेक्सीज क्लस्टर पे या और ज़्यादा डिस्टेंसेस पे भी आप देख सकते हैं, जहाँ पर पूरे यूनिवर्स को मैप किया जा सकता है। कॉस्मोलॉजिस्ट की बात करते हैं, ऐसे पीपल जो फिजिसिस्ट बेसिकली अगर आप देखेंगे जो फिजिक्स ऑफ यूनिवर्स को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, वर्क करते हैं 3 स्केल्स पे, वो लोवेस्ट एंड इवन स्मॉलर स्केल पे क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। इसी कंटेक्स्ट में जो दूसरा एविडेंस मिलता है वो ऑब्जर्वेशन से आता है, जो बुलेट क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज होती है। बुलेट क्लस्टर बनता है मर्जिंग ऑफ 2 गैलेक्सी क्लस्टर, जो अलग अलग गैलेक्सी क्लस्टर को मर्ज करके बनाया जाता है। कैंडिडेट्स की बात करते हैं तो क्या क्या आपको देखने को मिलते हैं डार्क मैटर पार्टिकल्स की वजह से। द न्यूट्रिनो वुड हैव बीन एन एक्सीलेंट कैंडिडेट इफ इट हैड बीन मोर मैसिव। ध्यान रखिएगा, हमने देखा है ना, क्योंकि इसमें कोई चार्ज नहीं है तो कोई ऐसा पार्टिकल हो सकता है इसका जिसमें कोई चार्ज ना हो, तो न्यूट्रिनो हो चुका है, बट मेन कार क्या है कि थोड़ा सा अगर मैसिव होता। ठीक, तो अभी सिर्फ इसके क्या लगाए जा रहे हैं कि किस तरीके से आपके जो डार्क मैटर है उसका कंस्टिट्यूएंट क्या होगा। दूसरा, बाकी जो पोस्टुलेटेड एंटिटीज हैं उसमें आपकी सुपर सिमेट्रिक पार्टनर जेड बोसॉन देखने को मिल जाएगा। अब पार्टिकल दैट मीडिएट्स द इलेक्ट्रो वीक इंटरेक्शन, ऐसा पार्टिकल जो इलेक्ट्रो और वीक इंटरेक्शन को क्या करता है, मीडिएट करता है। दूसरा एक्सप्लेनेशन है हिडन सेक्टर पार्टिकल्स, जिसको एक्सियॉन्स कह रहे हैं। बोसन हो सकता है, कंडेंसेट हो सकता है डार्क मैटर का। तो ये बाकी थ्योरीज जो आपकी किसके बारे में बताती हैं, डार्क मैटर के बारे में। ठीक है, सो दिस इज रिगार्डिंग किसके बारे में, आपके आर्टिकल्स के बारे में। इन केस अगर आपको कोई डाउट है, यू नीड एनी इंप्रूवमेंट, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू एवरीवन।